नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए मैं कुछ ना कुछ देने की कोशिश हमेशा करता हूँ। अच्छा लगता है जब आपका रिस्पांस आता है या फिर आपके सवाल आते हैं। इसकी वजह यह है कि मैं जो आपको कहता हूँ या आपको जो बताता हूँ उससे आपको फ़ायदा मिलता होगा आपके बैंक के परिचालन में, या कोऑपरेटिव बैंक को तकलीफ़ें कम हो। इसकी वजह से मैंने 40-50 वीडियो माय व्यूज़ इस चैनल पे डाले हैं। खुशी होती है जब आप में से किसी बुज़ुर्ग का या तो फ़ोन आता है या फिर उनका व्हाट्सएप आता है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। प्रेरणा मिलती है और यही प्रेरणा पाने के लिए मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी सहकारिता या सहकारी बैंकों में काम करने वाले मित्र हैं उनको बताइएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। सब्सक्राइब करने की वजह एक ही है कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको मिल जाती है और आप आपके समय अनुसार उसे देख सकते हैं या उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग क्रिटिसाइज़ भी करें और मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। हालांकि मैं हिंदी में ज़्यादा बात करता हूं क्योंकि पहले मैं कह चुका हूं कि बहुत सारे राज्यों में मराठी भाषा समझने वाले लोग तो बहुत है, लेकिन ये टेक्निकल विषय जब होते हैं तब मैं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करता हूँ। आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश ओनली व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक इंग्लिश रेफरेंस। और इस वजह से ये वीडियो जो लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत सुकून मिलता है और परिश्रम करने की और प्रेरणा मिलती है। आज मैं जिस विषय के बारे में बोलने वाला हूँ वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अंडर सेक्शन 35 के अंतर्गत जो इंस्पेक्शन होता है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं या क्या बदलाव आए हुए हैं और उन बदलावों का सामना आप किस तरह से कर सकते हो, आपको क्या तैयारी करनी है। थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन में क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन द टिपिकल स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन अडॉप्ट टू फाइन ट्यून योर बैंक्स पोजीशन सो दैट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो फाइंड्स यू एज ए कंप्लायंट बैंक। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि रिज़र्व बैंक को आपके बैंक के परिचालन में कम से कम खामियां मिले, कम से कम डेफिशिएंसीज मिले। आइडिया ये है कि ये सेक्टर को बचाने का एक तरीका है। रिज़र्व बैंक आपके पास साल में 10 दिन आती है, 10 दिन में उन्हें क्या मिलने वाला है, क्या दिखने वाला है। नए नए तरीके वो ढूंढ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ वो निकाल रहे हैं। आपसे सवाल पूछने का तरीका वो नया खोज रहे हैं। इसी बारे में मैं आज थोड़ी चर्चा करूंगा और आपको शायद अवगत कराऊंगा कुछ चीज़ों से जो आपको फोरवॉर्न्ड इज़ फोरआर्म्ड तरह आप उसकी तैयारी ढंग से कर सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त बनाने का पर्पज़ यही है कि मार्च ख़त्म होने के बाद में रिज़र्व बैंक का फॉलोअप चालू हो जाता है। और मान लीजिएगा ये जो वीडियो है ना, ये बड़े बैंकों के लिए मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि बड़े बैंक भली भांति जानते हैं कि किस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन को फेस करना है या उनके कंप्लायंसेस किस तरह से उन्हें देने हैं। उनके पास जानकारी है, उनके पास बड़ी टीम होती है। लेकिन जो छोटी बैंक है उनके लिए सहायता करने वाला कोई नहीं होता और उनकी सहायता के लिए मैं अक्सर ये वीडियो बनाता हूँ कि अगर छोटा है तो छोटे रहें, कोई गम नहीं है। अपना काम अच्छी तरीके से करें, रिज़र्व बैंक के नियमों को पालन करें, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हो। तो सुनिए, द चेंजिंग पैराडाइम्स ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन इस सब्जेक्ट का नाम है। पिछले 3-4 साल से रिज़र्व बैंक ने इंस्पेक्शन करने का तरीका एक अलग तरीके से ढूंढा है। वो ये है कि वो आपका 31 मार्च का जो कट ऑफ डेट होता है वो डेट के बेस पे वो इंस्पेक्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि 31 मार्च इज़ द की डेट फॉर इंस्पेक्शन। वो डेट का जो आपका डेटा है उस डेट के ऊपर आपका इंस्पेक्शन होता है। अगर आप 31 मार्च के बाद में कोई काम करते हैं और कहते हैं रिज़र्व बैंक को कि हमारा ये जुलाई में काम हो गया, जून में काम हो गया, वो मानेंगे नहीं।
क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो काम है, ये अगर काम 31 मार्च के पहले करना था और आपने अगर नहीं किया तो उसका एडवांटेज आपको मिलता नहीं है। एंड दे कैन रियली put a comments on that. Of course, they will not take it to a serious extent because they also realize that you have done even after 31st of March, if there is a critical issue which was violative of Reserve Bank of India's guidelines or master directions, you have complied with that. Soft corner आ जाता है, लेकिन इसीलिए आपको 31 मार्च के पहले वो सब जो कंप्लायंसेस है वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको तब बताया कि रिज़र्व बैंक आजकल डेटा डंप लेती है। पिछले 3-4 साल से ये डेटा डंप का आइडिया उनका चल रहा है। मेरे मन में हमेशा एक विचार आता है कि वो डेटा डंप लेके मेरे बैंक में जो चल रहा है ना, उसके ऊपर वो सवाल पूछते हैं और टिप्पणी करते हैं, और जो आपके बैलेंसेस, जीएल बैलेंसेस में जो भी गलत है या उल्टा पुल्टा है या आपका इनकी एनपीए क्लासिफिकेशन गलत है, वो वही करेक्ट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये? क्योंकि डेटा डंप आपने देने के बाद उनके पास टूल्स हैं बेस्ड ऑन विच दे कैन आइडेंटिफाई द एबरेशन एंड देन दे कैन आस्क यू पॉइंटेड क्वेश्चन वेयर योर कंप्लायंस इज़ नॉट अप टू द मार्क्स। सीधी बात है, नो बकवास। अगर ये सीधी बात नो बकवास है तो मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि अगर रिज़र्व बैंक को ये समझ सकता है तुम्हारे डेटा डंप के ऊपर तुम्हारे बैंक में क्या खामियां हैं, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन योर बैंक इज़ लोकेटेड बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाई कैन यू डू इट योरसेल्फ? You take out a data dump, you identify the inconsistencies and then do not allow Reserve Bank of India to point fingers कि भाई ये आपका ठीक से नहीं चल रहा है। सीधी बात है, कर सकते हैं, बहुत से बैंक कर रहे हैं। अब ये डेटा डंप के बाद में एक नया चक्कर पिछले 2-3 साल से चल रहा है, वो ये है कि रिज़र्व बैंक आपको 1000 सवाल भेजती है, 1000, और कम से कम 100 एडिशनल रिटर्न्स आपसे मांगती है। ये जो 1000 सवाल आपको देने हैं ना, वो लिख के देने हैं, प्रिंट में देने हैं, सिग्नेचर करके देने हैं। ये 1000 सवाल हर एक एरिया में है। ये 1000 सवाल इसलिए है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ माइग्रेटेड इट्स इंस्पेक्शन आइडियाज़ फ्रॉम अ ग्रेडिंग स्ट्रक्चर टू अ रिस्क रेटिंग स्ट्रक्चर। और ये 1000 सवालों की ट्रिक ऐसी है कि समझो 1000 सवाल है, उसमें एक सवाल 50 नंबर का है, 50 नंबर का सवाल का जवाब आपने दे दिया, वही सवाल आपको अलग तरीके से 750th क्वेश्चन रहेगा। अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप पकड़े जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सवाल सच्चे दिल से देने हैं, उनके जवाब सच्चे दिल से देने हैं, एंड देयर इज़ क्रॉस लिंक इन ऑल दिस क्वेश्चंस। एक सवाल का जवाब एक तरीके से दिया, वही सवाल अलग तरीके से आपको पूछा गया और उसका अलग तरीके का आंसर आया। दैट्स वेयर द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया विल प्रूव फर्दर। उनका जो इंस्पेक्शन टीम आएगा वो फर्दर उसको प्रूव करेगा। मेजर चेंज अभी इंस्पेक्शन में जो आया है वो लग रहा है वो ऐसा है कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि हु इज़ द रिस्क मैनेजर ऑफ द कंट्री, इट्स द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्क मैनेजर ऑफ द कंट्री है तो उन्होंने उनका इंस्पेक्शन पूरे रिस्क मैनेजमेंट इवैल्यूएशन पे माइग्रेट कर दिया है। आपको ABCD रेटिंग नहीं आता है। इंस्पेक्शन होने के बाद में आपका रेटिंग ABCD में नहीं होता है, वो गया कैमल्स रेटिंग गया, सर्कुलर नहीं है। लगता तो यही है कि अभी कैमल्स रेटिंग इज़ नॉट देयर, इट इज़ द रिस्क रेटिंग, एंड देन ऑन व्हाट बेसिस दे इवैल्यूएट द रिस्क इज़ नॉट नोन टू एनीवन, बट द क्वेश्चंस एंड पॉइंटेड क्वेश्चंस and the answers that you give, they do evaluation of risk that you as a bank and a banker are exposed to the sector. तो ये जो रिस्क असेसमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है उसमें अभी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बहुत सारे बदलाव आए हैं। सबसे पहला बदलाव मुझे जो लगता है वो ये आया है कि आपका जो SSM होगा, SSM का मतलब जानते हैं आप? SSM का मतलब है सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर असाइन टू योर बैंक। नॉर्मली ही विल कम फॉर इंस्पेक्शन और ही ऑफिसर ऑफ हिज रैंक विल कम टू इंस्पेक्ट योर बैंक। ये जो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर आपके बैंक को असाइन किया गया है ना, वही आपके ऊपर कंट्रोल रखता है, वही आपको फ़ोन करेगा,
और उसकी टीम के बंदे आपको मेल करेंगे, सवाल पूछेंगे, आपको सही तरीके से उनके जवाब देना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन दैट हैज़ चेंज इज दिस, व्हाट हैज़ चेंज इज दिस। तुम्हारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है ना, 2 टाइप में आएगा। एक आएगा रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है RAR, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, और दूसरा होगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगा वो हमेशा की तरह होगा, लेकिन रिस्क रेटिंग रिपोर्ट में मेरा ये मानना है कि बहुत सारे रिस्क आपकी इवेल्युएट करते हैं, उसके ऊपर कमेंट देते हैं, एंड दे इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क असेसमेंट दे हैव डन अबाउट यू। कहाँ देखते हैं वो, सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन रिस्क करते हैं, कंट्रोल गैप्स निकालते हैं, गवर्नेंस के रिस्क इवैल्यूएट करते हैं, फिर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड अदर रिस्क दे इवैल्यूएट, एंड आफ्टर इवैल्यूएशन दे गिव कमेंट्स। क्या कमेंट्स आते हैं? यू आर आइदर अ लो रिस्क, स्टेबल रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। मॉडरेट और मीडियम में क्या आता है? वेदर द रिस्क इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कैसे इवेल्यूएट करते हैं? आप अगर उनका कहा, उनका सुना मानते नहीं हो और कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, तो वो ये कह सकते हैं कि आइटम छोटा है लेकिन रिस्क इंक्रीजिंग है। नाउ ये जो इंक्रीजिंग शब्द जहाँ भी आता है, यू हैव टू बी केयरफुल in terms of compliance as to what compliance you need to give. If in a particular area you have been identified as a high risk bank, pull up your socks, go for the rectification quickly. Ideally, you should ensure that your bank is in a stable and a low risk. मीडियम रिस्क भी चल सकता है, लेकिन मीडियम रिस्क इज़ एन इंटेंशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू वॉच यू मोर क्लोजली। लो रिस्क का इंडिकेशन ऐसा होता है कि चलो ये बैंक अच्छी है, कंप्लायंस वगैरह अच्छी तरह से कर रहे हैं, और वो आपको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं क्योंकि आपका काम अच्छा चल रहा है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या होगा? इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उन्होंने 2 सेगमेंट बनाए हैं। एक सेगमेंट ऐसा है रेगुलेटरी ऑपरेशंस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और रेगुलेटरी ऑपरेशंस के बारे में जो भी खामियां आपकी पाई जाती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन, दोज वुड बी कोटेड, एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में भी एक सेक्शन होगा इसमें। नया जो आया है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो ऐसा है कि पहले भी था लेकिन उसको नए तरीके से देखते हैं। क्या है? LOI। दिस LOI is nothing but list of instances. They are trying to provide you with evidences. When they say that you are not compliant in a particular area, in a bracket they write LOI, उसका annexure अलग से आता है। तो list of instances, they are giving you evidences during their inspection what they have found out. आपको उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से लेना है कि ये जो लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस है वो और कहीं तो नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन वाले बंदे 10 दिन आएंगे, उनको क्या मिलने वाला है। लेकिन जो इंस्टेंस मिला है उस तरह के इंस्टेंस अगर कहीं और जगह पे हैं, you must ensure that such list of instances is eliminated, क्योंकि ये list of instances जो है ना, ये nothing but evidence against you, either for the identification of violation or for taking you to the enforcement department. Mind you, list of instances has to be seen and acted upon aggressively and very clearly. दूसरा एक जो चीज़ मुझे लगता है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर रिस्क मैनेजमेंट पे चला गया है, तो आप जानते होंगे कि रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट जो पिछले साल सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर किस लिए था कि आपको इंटरनल ऑडिट इस तरह से करना है कि आपके मैनेजमेंट को एश्योरेंस मिले कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, ऑल एरियाज ऑफ द बैंक आर बीइंग हैंडल्ड प्रॉपरली एंड करेक्टली। हाउ डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लुक्स टू इट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहती है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है पूरे इंटायर बैंक का, उसमें उन्होंने एक नया शब्द ढूंढ के निकाला है, वो है एश्योरेंस फंक्शन। यू हैव टू एश्योर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट you are a compliant bank, you are a good bank, you are not inculcating into any violation, not violence। वो violence अलग तरह से हो जाता है। वायलेंस कब होता है? जब आप वायलेशन करते हो और वो जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, तो ये आपको सोचना है।
इस साल के इंस्पेक्शन अगर मार्च के आपके नंबर्स हो गए हो तो आप एक काम करना चालू करो, अब डेटा डम निकालो और डेटा डम निकाल के आपके बंदों को उसका एनालिसिस करने के बोलो, कहाँ पे क्या एबरेशन आ रहा है, कहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ रही है। पिछले साल आपको पता होगा कि आपका एनपीए आइडेंटिफिकेशन जो है वो सिस्टम पे होना है। अगर सिस्टम से सही ढंग से पूरे एनपीएस अगर आपके आइडेंटिफाई हो गए तो परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कुछ अकाउंट गलत तरीके से हो रहे हैं, बी ओपन, टेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाई द एरर्स हैव ऑकर्ड। यस, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनपीए आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन with human intervention. You must depend on the system and system should give you that. पिछले साल में और दो तीन सर्कुलर आए हैं, उसमें एक बड़ा सर्कुलर, सबसे बड़ा सर्कुलर जो मुझे लगता है कि इस बार के क्लोजिंग पे इम्पैक्ट करने वाला है, 80 पन्ने का सर्कुलर है, वो है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर नॉर्म्स का मतलब ये है कि आप जो एनुअल रिपोर्ट या आपकी बैलेंस शीट पब्लिश करते हो उसमें आपको डिस्क्लोजर्स क्या लाना है। आपको कहीं भी किसी भी रिजर्व में से बीडीडीआर को या कहीं ट्रांसफ़र करना है तो विदाउट आरबीआई परमिशन आप कर नहीं सकते हो। डिस्क्लोजर में 2-3 चीज़ें आई हैं, वो भी नई हैं। उसमें से एक मुझे अभी याद है, वो है कि कस्टमर कंप्लेंट के बारे में डिस्क्लोजर आ गया, कितनी कंप्लेंट आई, कितने को रिजॉल्व किया, कितने लोग ऑम्बुड्समैन के पास गए आपके बैंक के ख़िलाफ़, वो आपको रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन करना है। और एक चीज़, ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नॉर्म्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में रेफरेंसेस आए हैं। यू एज अ बैंकर मस्ट कंप्लाई विथ ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू हैव नो ऑप्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू आर एन एलिजिबल एंटिटी अंडर द ICAI गाइडलाइंस टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो आप करो। इंस्पेक्शन टीम ये देखने वाली है कि आपके डिस्क्लोजर्स एडिक्वेट और एक्सेस है या नहीं। देयर आर सम डिस्क्लोजर्स सो मोटो, यू शुड डू दैट without anybody telling you, because your annual balance sheet जो है must contain all those disclosures। और एक चीज़ मुझे लगती है कि इंस्पेक्शन के बारे में वो फिज़िकली आपका कुछ नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, क्योंकि क्या है, आपका जो डेटा डंप आएगा और आपके जो सवालों के जवाब आएंगे, पूरा इंस्पेक्शन वहीं पे हो गया। आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 1000 सवाल के आप जवाब दोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि वेयर आर द डेफिशिएंसीज इन योर बैंक, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन दोज डेफिशिएंसीज फॉर द सिंपल रीजन दैट्स व्हाट RBI इज लुकिंग फॉर। नाउ इफ you are in a position to do self correction, they're happy because you are a good bank, and once you are a good bank, it's necessary that you comply with all those norms very correctly। और आजकल ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट RAR और IR जब आता है तो उसमें आपको 60 दिन दिए जाते हैं, 60 days you have to comply, but then there are what do you call risk mitigation plan for each bank on the basis of risk assessment report। रिजर्व बैंक ये कहती है कि आपका रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होने के बाद में कुछ रिस्क ऐसी है कि उसका आपके बुक्स में या आपके बैंक में अस्तित्व जल्द से जल्द समाप्त हो। यू हैव टू एक्सटिंग्विश सर्टन रिस्क वेरी क्विकली, एंड व्हाट डू दे डू इज़ दैट दे गिव यू अ रिस्क मिटिगेशन प्लान। उसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, उसमें आपको शॉर्ट डेज में आपको कंप्लायंस देना है, so that RMP compliance is very seriously seen by Reserve Bank of India। If you do not submit the compliance, RMP compliance within the given dates, you can be taken to task, you can be punished। Give every importance to RMP is what I believe, and then inspection जब आएगा तो उसकी तैयारी आपकी सही ढंग से हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सीज़न शुरू होने वाला है इंस्पेक्शन का। ये जो इंस्पेक्शन का सीज़न शुरू होगा वो आपको किसी तरह की तकलीफ़ न हो, इसके लिए एक की है। यू नो व्हाट इज़ दैट की? आई हैव बीन सेइंग दैट इन एवरी वीडियो। आपके जितने भी मास्टर्स हैं वो 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने रिपीट करवाया है। वो किस लिए रिपीट करवाया है? कि दोस्तों सुनो, ये मास्टर है, दीज आर डायरेक्टिव्स, यू हैव टू कंप्लाई। यू कैन कीप ऑन डिबेटिंग विथ एनीबडी, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारा आप डिबेट कर सकते हो, आपको तो कंप्लायंस करना है। जो डिबेट करने वाले बंदे हैं ना, वो आपके जहाज़ में नहीं है, वो किसी दूसरे जहाज़ में बैठे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है, वो उनका ओपिनियन देंगे बॉस, उनके ओपिनियन से कोई वास्ता नहीं है।
क्योंकि जो मास्टर डायरेक्शंस और ये सब चीज़ें हैं उसका एक ही बंदा ओपिनियन दे सकता है, दूसरा कोई बंदा उसमें ओपिनियन नहीं दे सकता, और वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी मास्टर डायरेक्शंस अभी नए नए आए हैं उसमें अभी एज़ फार एज इंस्पेक्शन इज़ कंसर्न एंड एज़ फार एज क्लोजिंग इज़ कंसर्न आपको कंप्लायंस करना है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखो, वो जो आई है वो ऐसी है कि ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में जो गाइडलाइंस आई हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में, वो कंप्लाई करो। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कि क्या उसमें है और आपको क्या करना चाहिए। दिस आई विल टॉक अबाउट इट वेरी सेपरेटली। एंड देन इफ़ यू आर अ कंप्लायंट बैंक, मुझे कोई परेशानी नहीं लगती है। अगर आप नियमों का पालन करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिज़र्व बैंक आपको मारने पे तुली हुई नहीं है, आप सही रास्ते पे चलो, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोऑपरेटिव बैंकों में स्प्रेड कीजिएगा। दिस इज़ जस्ट अ व्यू आई एम ट्राइंग टू गिव। You may not agree on all the views, but then still you can subscribe and like. Thank you so much.